जैसे नेक्स्ट जो सेटिंग्स पेज है, नेक्स्ट पार्ट में इसमें है रेंच सी या चाबी सी। इसके अंदर जैसे हम सेटिंग सेव कर सकते हैं, कैमरे की सारी सेटिंग हम यहाँ से सेव कर सकते हैं। जैसे कस्टम मेम के अंदर हम C1 C2 C3 मतलब अपने ज़रूरत के मुताबिक हम अलग अलग सेटिंग इस C1 C2 C3 में सेव कर सकते हैं पूरे कैमरे की। और उसके बाद हम यहाँ से जो ये C है, इस कस्टम ऑप्शन से जो सेकेंडरी डायल है यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर जैसे मैंने इसको C पे सेट करा है तो यहाँ पे देखिए C1 C2 C3 आ रहा है। तो इस तरीके से मैं यहाँ से 3 सेटिंग बदल सकता हूँ। इन तीनों में मैं अलग अलग सेटिंग सेव कर सकता हूँ। जैसे C1 पे मैंने नॉर्मल वीडियो सेटिंग सेव कर दी, C2 पे स्लो मोशन वीडियो सेव कर दी। तो इस तरीके से कर सकते हैं। ये चीज़ हमें कहाँ से मिलेगी, जैसे मीनू के अंदर से भी यहाँ पे C1 C2 C3 का ऑप्शन है। और सेव कहाँ से करना है, जैसे हम चाबी सी में गए, कस्टम मेम, और यहाँ से हम सेव कर सकते हैं। और वापसी हम फिर अपने नॉर्मल वीडियो मोड पे आ जाते हैं। इसके बाद जैसे हम मीनू पे गए, साइलेंट मोड है। साइलेंट मोड में हम पूरे कैमरे को बिना किसी आवाज़ बीप इसके यूज़ कर सकते हैं। जैसे बिल्कुल कैमरे से आवाज़ नहीं चाहिए तो साइलेंट मोड ऑन कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं वापसी इसको ऑफ़ कर रहा हूँ। AF एंड AE लॉक, AF एंड AE लॉक यहाँ पे कई सारे ऑप्शन हैं। ऑटो फोकस और ऑटो एक्सपोजर लॉक, जैसे कई बार हमें ऑटो फोकस को कुछ देर के लिए पॉज करना होता है, या जैसे मान लीजिए 2 फ्रेम के अंदर 2 सब्जेक्ट हैं, 2 में से किसी एक को हाईलाइट करना है फोकस के थ्रू, तो हमने उसको उस पर्टिकुलर एरिया को टच करके फोकस हाईलाइट कर दिया। उसके बाद हमने ऑटो फोकस या ऑटो फोकस एक्सपोजर लॉक कर दिया। ये हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए वीडियो के फ्रेम में किसी का चेहरा और हाथ दोनों आ रहा है, हथेली मतलब हाथ का ऑप्शन। सो अब मुझे चेहरे को ब्लर करना है, हाथ को फोकस करना है, तो मैं हाथ को सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे यहाँ से मैं टच फोकस या एरिया लूँगा और इस एरिया को बड़ा कर लूँगा। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दूसरा एक कैमरा है, मुझे ये फोकस में चाहिए, दीवार फोकस में नहीं चाहिए। सो मैंने यहाँ पे इसको इस पर्टिकुलर एरिया को, या ये जैसे लूमिक्स लिखा हुआ है, और इस लूमिक्स जो स्ट्रैप पे लूमिक्स लिखा हुआ है इसे फोकस करना है। और उसके बाद यहाँ पे देखो फोकस AE AF लॉक बटन है। अगर मैं इसको हाईलाइट करके इस यहाँ से फोकस AE लॉक कर दूँगा तो ये पर्टिकुलर एरिया लॉक हो जाएगा, मतलब फिर फोकस और कहीं नहीं जाएगा, इसी एरिया को रोके रखेगा। या इसी एरिया में अगर कोई मूवमेंट होगी तो उसको इग्नोर कर देगा, जिस सब्जेक्ट को हमने सिलेक्ट कर रखा केवल उसी को फोकस करेगा। उसके बाद AE लॉक होल्ड। अब जैसे मैं AE का बटन यहाँ से दबा रहा हूँ तो कोई इंडिकेशन नहीं आ रहा कि ये चालू हुआ भी है या नहीं हुआ है। अब जैसे मान लीजिए इसको ओके करा और मैंने AE लॉक यहाँ से बटन दबा रहा हूँ तो कोई इंडिकेशन नहीं आ रहा कि AE लॉक हुआ भी है या नहीं हुआ। यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं। ऐसे ये यहाँ पे नीचे इंडिकेटर आ रहा है, देखिए AE लॉक होल्ड होने पे एक्सपोज़र, और ये ऑफ़ हो गया, ये ऑन हो गया, ये ऑफ़ हो गया। तो यहाँ से पता लगता है कि फोकस लॉक में है, एक्सपोज़र लॉक में है या नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन शटर ऑटो फोकस ऑन, कि शटर बटन दबाते दबाते ऑटो फोकस रीचेक करें, तो ये हम यहाँ से कर सकते हैं, शटर AF ऑन। उसके बाद हाफ़ प्रेस रिलीज़, आधा हाफ़ प्रेस के अंदर ही फ़ोटो क्लिक कर ले। खैर ये जनरल ये वाला ऑप्शन नहीं ऑन करना चाहिए, ऑफ़ रहने दो, कि हाफ़ प्रेस में फ़ोकस रीचेक करे और फुल प्रेस के अंदर फ़ोटो खींचे।
क्विक AF ऑन होना चाहिए जल्दी जल्दी। आई सेंसर AF, जैसे मान लो यहाँ पे आँख लगा रहे हैं तो भी फोकस रीचेक करें। जैसे यहाँ से आँख लगाने पे सेंसर ऑन ऑफ होता है, व्यू फाइंडर और LCD के बीच में ये ऑप्शन है ना ऑटो। अब ये LVF में यहाँ से का सेट कर सकता हूँ। जैसे अब सिर्फ ऊपर वाला चल रहा है, दिख रहा है इसके अंदर ऊपर वाला चल रहा है, और जैसे मैं दबाऊँगा सिर्फ नीचे वाला चलेगा। दोबारा दबाऊँगा तो ये ऑटो हो जाएगा। तो आई ऑटो फोकस जैसे ही हम आँख इधर लगाएंगे तो भी फोकस रीचेक करें। तो हम यहाँ से पिन पॉइंट AF का टाइम बढ़ा सकते हैं। पिन पॉइंट AF डिस्प्ले करने के लिए पिक्चर इन पिक्चर मोड में दिखाएं। जैसे अभी यहाँ पे एक छोटी सी विंडो बन रही है, देखो अगर हाईलाइट हो रही होगी, ये देखो एक विंडो आ रही है ना बीच में, ये अलग से सेपरेट विंडो दिख रही है, इसको पिक्चर एंड पिक्चर बोलते हैं। पिन पॉइंट AF के लिए पिक्चर एंड पिक्चर मोड में विंडो दिखाएं। AF असिस्ट लैम्प ऑन, ये जो कम रोशनी में फोकस करने की कोशिश करते हैं तो लाल रंग की रोशनी जलती है, इंफ्रारेड, ये आ रहा है देखो, लाल रोशनी अगर हाईलाइट हो रही है तो रखना चाहिए। मतलब ये फ़ोटो वीडियो में रिकॉर्ड तो नहीं होती, लेकिन फोकस के लिए जल्दी या लो लाइट में फ़ोकस करने के लिए हेल्पफुल रहती है। फोकस रिलीज़ प्रायोरिटी, ऑटो फोकस, सिंगल रिलीज़ फोकस। ये फोकस रिलीज़ प्रायोरिटी का मतलब हो गया कि फोकस करने को प्रायोरिटी दे या क्लिक करने को प्रायोरिटी दे। अगर मान लो हम क्या चाहेंगे कि पहले फोकस हो बढ़िया तरीके से, उसके बाद फ़ोटो क्लिक हो या वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करें। सो ऑटो फोकस सिंगल मोड में पहले ये फोकस वेरीफाई करेगा, ग्रीन करके हाईलाइट करेगा और उसके बाद फिर रिकॉर्डिंग शुरू करेगा। लेकिन ऑटो फोकस कंटिन्यूस मोड में, जो कि वीडियो के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है, रिलीज़ मतलब सीधा रिकॉर्डिंग शुरू कर देगा। फोकस बाद में भी सेट हो सकता है या रीचेक हो सकता है, लेकिन पहले रिकॉर्डिंग शुरू कर देगा। यहाँ पे तब तक क्लिक नहीं करेगा जब तक फोकस अचीव ना कर ले। ऑटो फोकस सिंगल जो कि फ़ोटोग्राफी के लिए, तो इस चीज़ को हम ऑप्शन दे सकते हैं। मतलब इसको भी मैं रिलीज़ पे डाल सकता हूँ, इसको मैं फोकस पे डाल सकता हूँ। तो ये जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है कि AFF के लिए फ़ोकस रहे और AFC के लिए रिलीज़ रहे, इसी को रखना चाहिए, ठीक है। AF सेंसिटिविटी, ये इम्पॉर्टेंट सेटिंग है कि ऑटो फोकस की हम स्पीड बढ़ा सकते हैं। जल्दी जल्दी फोकस करना है तो पॉसिबल है, स्लो फोकस करना है तो पॉसिबल है। स्लो फोकस क्यों करेगा कोई, जैसे मान लो हमने इंटरव्यू शूट कर रहे हैं और हमने एक बार ऑटो फोकस लॉक करके छोड़ दिया, कोई बीच में आ गया तो कैमरा जो बीच में से जा रहा है उसको फोकस रीचेक करने का ध्यान ना दे। जहां हमने पहले सब्जेक्ट पे फोकस कर रखा है केवल उसी पे ध्यान दें। तो इस हिसाब से हम घटा बढ़ा सकते हैं। या जैसे कई बार तेज़ी से चाहिए तो +2 कर दिया। अगर बीच में से कैमरे के सामने से कोई आ जा रहा है उसको फोकस, मतलब जैसे अगर कोई बीच में से जाएगा पहले उसको फोकस करेगा, वो हटेगा तब सामने जाएगा फोकस करने। वो उस प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए हम -2 कर देंगे। एक बार फोकस सेट करके जहाँ छोड़ेंगे वहीं अटक जाएगा। अब इसके बाद कोई भी बीच में आता जाता रहे उसको इग्नोर कर देगा। फ़िलहाल मैं +2 कर रहा हूँ। इसके अंदर AF एंड MF ऑटो फोकस अचीव करने के बाद अगर आप मतलब जैसे ये पर्टिकुलर ऑप्शन सेट करते हो, ऑन करते हो, तो फोकस अचीव करने के बाद रिंग से दोबारा फोकस सेट करने को देगा। मतलब ऑटो फोकस के बाद माइनर करेक्शन के लिए मैनुअल फोकस वाले ऑप्शन हाईलाइट कर देगा। जनरली इतना नहीं इसको छेड़ना चाहिए, मतलब ठीक है ऑटो फोकस में फोकस लॉक हो गया तो फिर मैनुअल से मैं क्यों करूँगा। और अगर मुझे मैनुअल फोकस करना ही है तो मैं फिर मैनुअल में ही रखूँगा, MF रखूँगा। इस ऑप्शन को नहीं छेड़ते। MF असिस्ट, ठीक है। MF असिस्ट के अंदर कौन कौन से ऑप्शन दिखाए, जैसे मैनुअल फोकस करा हमने और इसके बाद मैंने यहाँ पे विंडो टच करके सिलेक्ट कर लिया और मैं रिंग से इसको हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये अगर आपको ब्लू डॉट्स नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब ये फोकस सेट कर रहा है। यहाँ पे ये ब्लू
पीकिंग जो कलर है हाईलाइट हो रहा है, तो इसका मतलब स्ट्रैप के इस किनारे पे फोकस है। या अगर मैं ग्लास को करने की कोशिश करता हूँ या इस डब्बे को, ये देखिए ये फोकस हो रहा है। तो यहाँ पे एमएफ एसिस्ट के अंदर मैनुअल फोकस की जो विंडो बनती है उसके अंदर केवल फोकस के ऑप्शन दिखाए और ऑटो फोकस के ऑप्शन भी दिखाएं। तो फ़िलहाल मैं सिर्फ फोकस के ऑप्शन ही रखता हूँ, ये ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि मैनुअल फोकस करते वक्त मुझे सिर्फ फोकस प्रायोरिटी होनी चाहिए कि कहाँ पीकिंग आ रही है, पीकिंग की इंटेंसिटी कैसी है, डेंसिटी कैसी है, या उसका कलर चेंज करना हो ब्लू का कुछ और। सो MFS's डिस्प्ले शुड बी PIP फुल, ठीक है। मैनुअल फोकस सेट करते वक्त छोटी विंडो PIP पिक्चर इन पिक्चर आनी चाहिए। MF गाइड ऑन, ये भी होना चाहिए। MF करते वक्त जो ऑप्शन हाईलाइट होंगे उनके नाम आने चाहिए। पीकिंग ऑन होना चाहिए। हिस्टोग्राम ऑन कर देते हैं। हिस्टोग्राम एक्चुअली एक्सपोज़र बताएगा, कंट्रास्ट बताएगा, तो उसके लिए है, फ़ोटोग्राफी में ज़्यादा यूज़ होता है हिस्टोग्राम। ऑन रहने दीजिए। अब जैसे अगर मैं किसी ब्राइट एरिया में आ रहा हूँ तो हिस्टोग्राम देखो चेंज होता रहेगा। या किसी पर्टिकुलर स्क्रीन को अगर हाईलाइट करता हूँ, जैसे ये ब्लैक स्क्रीन है टोटल, तो देखो पूरा ब्लैक की तरफ ही जा रहा है ये। अब अगर मैं किसी ब्राइट एरिया में आ रहा हूँ चेंज हो गया। तो यहाँ पे थोड़ी सी लाइटिंग का इशू है, क्योंकि हिस्टोग्राम के अंदर यहाँ पे ऊपर वैल्यू टच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये अगर ऊपर टच हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो पर्टिकुलर कलर या एरिया क्लिप करेगा, मतलब कलर ख़राब होंगे। ये जनरली ऐसे ऊपर टच नहीं होना चाहिए। जैसे ये एक पहला स्पाइक जो है नीचे नीचे है वो बढ़िया है, सही आ रहा है, लेकिन ये दूसरा स्पाइक ऊपर चिपक गया है, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा लाइटिंग चाहिए करनी पड़ेगी सो दैट कि ये ऊपर ना चिपके। अब जैसे ये दोनों चिपक गए, तो इस तरीके से ऊपर जो हिस्टोग्राम के बार्स हैं वो ऊपर टच नहीं होने चाहिए। टच हो रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे कलर क्लिप कर रही है। और जैसे इसके लेफ़्ट साइड में जो ग्राफ है, ग्राफ के लेफ़्ट साइड में ब्लैक कलर होते हैं, ग्राफ के राइट साइड में वाइट कलर होते हैं, बीच में आपका मिडिल मतलब बीच में ग्रे टोन्स होते हैं, और इस वक्त ग्रे एरिया जो है वो क्लिप कर रहा है। अगर मैं इसको यहीं से जूम करने की कोशिश करूं, ये देखो, अब जैसे ये रेड प्लास्टिक की बोतल है उस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये ओवर दिखा रहा है। या अगर हम इसको एक बार ऑटो कर दें, कंप्लीट ऑटो कर दें, फिर देखें कि शटर अपर्चर आया, सो ये खुद ही हैंडल कर रहा है। ऑटोमेटिक हैंडल करने पे हिस्टोग्राम की वैल्यू क्या आती है। और अगर मैं मैनुअल करता हूँ तो मैनुअल करने के बाद मेरे पास क्या आ रहा है, जैसे डिस्प्ले ओपन करता हूँ मैं, लगभग ये सेटिंग्स हैं, ये 250 नहीं होनी चाहिए, इसको कर लेते हैं 60 ऑलमोस्ट। डिस्प्ले अब थोड़ा ठीक है। सो हमें काम करते वक्त फ़ोटो वीडियो के दौरान हिस्टोग्राम पे भी नज़र रखनी चाहिए कि हिस्टोग्राम हमें कंट्रास्ट के बारे में क्या बता रहा है, कि ज़्यादा ब्लैक हो रहा है या ज़्यादा वाइट हो रहा है, या मिडिल जो ग्रे टोन है, ग्रे स्केल है, वो क्लिप तो नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। हिस्टोग्राम ऑन होना चाहिए। गाइडलाइन, ये लाइनें भी ऑन होनी चाहिए, रूल ऑफ थर्ड। अब जैसे आप देखो यहाँ पे ये काटा के निशान आ गए हैं, तो इससे मैं कंपोजिशन फ्रेम बनाने में हेल्प मिलती है कि फ्रेम में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या सब्जेक्ट को कौन से क्रॉस पे रखना है। जनरली अगर पोर्ट्रेट खींच रहे हैं तो आँखों को इस लाइन पे रखना है, इन दो क्रॉस पे रखना है। तो इस तरीके से है, फ्रेमिंग करने पे आइडिया रहता है, अच्छा रहता है, फ्रेमिंग करने के लिए हेल्प करता है। इसको रूल ऑफ थर्ड बोलते हैं। यहाँ से हम इसको ऑन कर सकते हैं, और चाहो तो आप ऑफ भी कर सकते हो। फ़िलहाल मैं इसको ऑन रखता हूँ। सेंटर मार्कर ऑन, ये ऑन होना चाहिए। सेंटर मार्कर ऑन है तो बीच में ये प्लस साइन आ जाता है,
अब जैसे मान लो अगर मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ तो बीच में से ये प्लस साइन हट जाएगा। लेकिन इस प्लस साइन का फ़ायदा क्या है कि कभी जैसे अगर मुझे स्पॉट मीटरिंग, मैनुअल मीटरिंग या फोकस चेक करना है तो ये मेरे को बताता रहता है कि प्लस कहाँ जा रहा है। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे मैनुअल मीटरिंग पे आता हूँ, मैं डिस्प्ले के बटन को चेक करता हूँ, ये रहा, ये हमारा नीचे यहाँ पे मल्टी मीटरिंग यानी पूरे फ्रेम की मीटरिंग आ रही है, सेंटर मीटरिंग आ रही है, ये स्पॉट मीटरिंग आ रही है। अब जैसे स्पॉट मीटरिंग ऑन करूँगा वो जो प्लस साइन था ग्रे कलर का था ब्लू कलर का हो जाएगा और वो मुझे बताएगा कि एक्सपोजर कहाँ जा रहा है। देखो अब उसमें ब्लू डॉट है और मैं इसे हाईलाइट कर सकता हूँ कि मेरे को एक्सपोजर कहाँ से उठाना है, 18% ग्रे कहाँ से उठाना है। जैसे 18% इस कलर से, एक्चुअली 18% ग्रे कलर नहीं है। जैसे मैं कई बार बार बोलता हूँ कि कैमरे के अंदर मीटर होता है, मीटर 18% ग्रे होता है और कैमरा ऑन करते ही वो 18% ग्रे ढूंढने की कोशिश करता है। तो एक्चुअली 18% ग्रे कलर नहीं ढूंढना होता, 18% ग्रे कंट्रास्ट ढूंढना होता है। अब देखो जैसे मैंने रेड कलर की बॉटल पे 18% ग्रे रेड कलर की बॉटल से उठाने को कह रहा हूँ तो कैमरा लाइट को इस जगह के ग्रे टोन के हिसाब से एडजस्ट कर रहा है। देखो ऑटोमेटिकली शटर पर चला ISO की वैल्यू बदलती जा रही है। अब जैसे ही मैं उठा के इसको ग्रे को जानबूझ के ब्लैक पे रखूँगा तो देखो वैल्यू बदल गई, शटर पर चला ISO की वैल्यू बदल गई। अब सेम इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से इसको 18% ग्रे मैनुअल को उठा के इस पर रख दूँगा, वाइट एरिया पर रख दूँगा तो देखो उसके हिसाब से टोन बदल जाएगी। अब जैसे मैं ये वाइट एरिया, जैसे मान लो मेरा ये वाइट एरिया आ रहा है तो देखो उसके हिसाब से कलर बदल गए। और अगर मैं इसे जानबूझ के ब्लैक रखता हूँ तो टोन बदल गए। तो इसका मतलब कैमरे को जब तक 18% ग्रे कलर नहीं, 18% ग्रे कंट्रास्ट सही से नहीं मिलेगा तब तक वो सही से किसी के कलर सेट नहीं कर सकता। या जैसे मान लो यहाँ पे गत्ते का डब्बा है जिस पे मेरा वाइट कलर है, बीच में रेड बॉटल है और यहाँ ब्लैक है, ब्लैक कर रहा हूँ तो रेड की हालत देखो कैसी है। और 18% ग्रे अगर इसमें से बोलता हूँ तो कलर ऑलमोस्ट सही सही आ रहे हैं। और अगर मैं वाइट पे चला जाता हूँ, कंप्लीट वाइट पे, तो मेरे टोन अलग आ रही है, ब्लैक पे अलग आ रही है, बीच में अलग आ रही है। तो इसका मतलब कैमरे में शटर पर चला ISO से पहले 18% ग्रे मतलब मीटरिंग होना, सही मीटरिंग होना ज़रूरी है। और सही मीटरिंग होगी तभी सबके कलर टोन सही आएंगे। अब जैसे हम यहाँ पे डिस्प्ले पे जाते हैं वापसी, और इसको अगर मैं फुल पेज मीटरिंग पे डाल दूँ, मतलब जैसे पूरे पेज से मीटरिंग उठानी है तो हमने यहाँ पे क्लिक करा वापसी। दुनिया के सारे कैमरे इस मल्टी मीटरिंग पे सेट होते हैं, फुल फ्रेम मीटरिंग पे। अब पूरे फ्रेम में से इसे 18% ग्रे उठाना है तो अब ओके करते हैं, डिस्प्ले वापसी हटाते हैं तो देखो अब ये पूरे फ्रेम में से उठा रहा है। मैनुअल मीटरिंग भी हट गई, मेरा वो ब्लू स्पॉट भी हट गया। अभी ये वाला जो बीच का बॉक्स है जिसे मैं टच करके, ये सिर्फ फोकस एरिया के लिए काम कर रहा है। इससे पहले क्या हो रहा था, फोकस प्लस मीटरिंग दोनों के लिए काम कर रहा था कि फोकस और मीटरिंग मुझे यहाँ से उठानी हो। तो ये वाली प्रॉब्लम जो कब हम मल्टी मीटरिंग यूज़ करते हैं, जनरली 99% केस में क्या होता है कि 99% केस में हम ये वाला मीटरिंग यूज़ करते हैं। लेकिन जब फ्रेम के अंदर ज़्यादा ब्लैक या ज़्यादा वाइट आता है तब हम मैनुअल मीटरिंग पे आ जाते हैं और मैनुअली कैमरे को बताते हैं कि 18% ग्रे कहाँ से उठाना है। अगर मैं ब्लैक एरिया में जाता हूँ, देखो बाकियों के कलर टोन चेंज हो गए, और अगर मैं वाइट एरिया में जाता हूँ तो भी चेंज हो गए। और ज़्यादा वाइट ज़्यादा ब्लैक की बजाय अगर मैं नॉर्मल किसी कलर पे आता हूँ तो कलर फिर उस हिसाब से ग्रे कंट्रास्ट उठाएगा, 18% उस हिसाब से दिखाएगा। तो ये एडजस्ट होना ज़रूरी है। या अगर मुझे ये सब चीज़ें नहीं आती हैं तो मैं मल्टी मीटरिंग पे रहूँगा, मतलब फुल फ्रेम मीटरिंग पे रहूँगा। जैसे यहाँ से फुल फ्रेम में आ जाऊँगा। लेकिन अगर मैं बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट कलर चाहता हूँ, प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफी है या कोई बहुत कलर जहाँ पे मुझे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो जनरली उस केस में मुझे मैनुअल मीटरिंग, स्पॉट मीटरिंग पे आ जाना चाहिए और कैमरे को सही कंट्रास्ट और सही कलर जनरेट करने के लिए खुद मैनुअली बताना चाहिए कि ग्रे 18% ग्रे कंट्रास्ट कहाँ से उठाना है। अब जैसे
इसमें हम मेन्यू में गए, हाईलाइट ये मत ऑन करो। हाईलाइट मतलब अगर कोई सब्जेक्ट खड़ा है या कोई एप्पल या वास रखा हुआ है तो उसके बॉर्डर्स को हाईलाइट करने की कोशिश करेगा। जैसे फ़ोटोशॉप में फ़िल्टर नहीं होता, एज फ़िल्टर, किनारों को हाईलाइट कर देता है या ब्लैक लाइंस किनारों पर डाल देता है, तो उस तरीके की है। कई बार ये फोकस करने में कंफ्यूज करता है। हमें लगता है कि बालों का दायरा यहाँ तक है या बॉडी का, कंधे का दायरा यहाँ तक है, उसके ऊपर भी फिर एक लाइन आती है, तो कई बार पीछे बैकग्राउंड में कुछ ऐसी चीज़ें जिसके साथ वो लाइन मिक्स हो रही है, दिक्कत करता है। तो ये ऑन मत रखो, हाईलाइट ऑन मत रखो। ज़ेब्रा पैटर्न ऑन कर लो। ज़ेब्रा पैटर्न अच्छा रहता है, ये ओवर एक्सपोजर बताता है कि कहाँ पे लाइट एक्स्ट्रा हो रही है। तो जैसे मान लो अगर मैं ISO बढ़ाऊँ, मैं अगर जैसे मान लो मैं ISO बढ़ा रहा हूँ और यहाँ पे देखते हैं एक्सपोजर क्यों नहीं आ रहा। टू मैनुअल 60, ठीक है। सो मैं ISO यहाँ से और बढ़ा देता हूँ और चेक करते हैं कि ज़ेब्रा आ रहा है। ये देखो पीछे दीवार पे जो सफ़ेद लाइन बनी हुई है उसके ऊपर देखो लाइनें आ रही है, डॉट 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 डॉट। तो ये मुझे बताता है कि एक्सपोज़र ज़्यादा कहाँ पे हो रहा है। तो ये चीज़ ऑन रखनी चाहिए कि अगर ज़ेब्रा आ रहा है तो हम चेक कर सकते हैं कि ओवर एक्सपोज़र तो नहीं हो रहा। अब जैसे वाइट वाइट वाइट, जैसे मेरे पास एक बॉक्स यहाँ पे ये है, इसको देखते हैं। ये देखो लाइनें आ रही है। ये खैर गंदा सा डब्बा है, वो परफेक्ट वाइट नहीं है, लेकिन अभी नहीं आ रही। लेकिन जैसे ही देखो ये आनी शुरू हो गई। तो इतना सा ज़ेब्रा अगर आ रहा है किनारों पे, जैसे इस डब्बे के किनारे पे देखो मामूली सा ज़ेब्रा आ रहा है, थोड़ा सा ज़ेब्रा आ रहा है, ये इतना चलेगा। लेकिन अगर ये हो जाए, जैसे अभी देखो पूरा फ्रेम भर के आ रहा है, मतलब ओवरऑल कहने का मतलब 70-80% अगर आपके कैमरे के फ्रेम में ज़ेब्रा आ रहा है, मान लो जैसे ये बॉक्स अभी आपके कैमरे के 70% एरिया इसने घेर लिया है। मैं मैक्रो मोड ऑन कर देता हूँ क्योंकि बहुत पास रखा हुआ है। मैक्रो मोड से मैं पास की चीज़ों पे भी फोकस कर सकता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे मतलब ये आ गया ज़ेब्रा। ऐसे अगर हम मान लो पूरे कैमरे के 70% या 80% फ्रेम पे लाइनें आ रही हैं तो आपको शटर अपर्चर ISO चेक करने की ज़रूरत है। जैसे इतना सारा भर के ज़ेब्रा आ रहा है तो, और अगर ज़ेब्रा मामूली सा किसी एक कोने पे छोटा सा एरिया को हाईलाइट कर रहा है तो उसे हम इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर ज़ेब्रा मेरा भर के आ रहा है पूरा, जैसे मैं इसको स्लाइड थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके जो लाइट जल रही है उसी के अंदर ज़्यादा ज़ेब्रा लाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये देखो अगर कहने का मतलब ये है कि पूरे फ्रेम में अगर भर के फ्रेम का 80% हिस्सा, जैसे मान लो इस डब्बे ने जितना एरिया घेर रखा है, अगर इतने बड़े एरिया में ज़ेब्रा आ रहा है तो आपको शटर अपर्चर ISO दोबारा सेट करने की ज़रूरत है कि मतलब वो ओवर एक्सपोज हो रहा है। तो ज़ेब्रा गाइड करता है। मोनोक्रोम लाइव व्यू, या बहुत से लोग फ़ोटोग्राफी में ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफी करते हैं फ़िल्टर लगा के, और वो कंट्रास्ट चेक करना चाहते हैं। अब जैसे मान लो इस केस में मैंने क्या करना चाहा कि यहाँ से जाके मैं एक फ़िल्टर लेता हूँ ब्लैक एंड वाइट का। जैसे साइड से हम फ़िल्टर निकाल सकते हैं ना कोने पे, यहाँ पे मैंने फ़िल्टर लिया, एक्सप्रेशन में गए और यहाँ पे गए और एक्सप्रेशंस खोला, तो ये देखो यहाँ पे मोनोक्रोम आ रहा है। मोनोक्रोम आ रहा है तो मतलब मैं ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफी कर सकता हूँ। तो इस तरीके से अब क्लिक करूँगा, ब्लैक दिखा रहा है और ब्लैक ही खींचेगा। मैं फ़ोटो मोड पे हूँ। अब जैसे मैंने क्लिक करा तो ये ब्लैक फ़ोटो आ गई, ये जैसे मैंने अभी शूट करा है। इसको जूम कर लेते हैं, एक ही फ़ोटो खींची, जैसे 8 तारीख, ये टेलीवाइड कर सकते हैं इस फ़ोटो को ऐसा। तो मोनोक्रोम का फ़िल्टर अगर मैंने लगाया है तो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो खींच रहा है और ब्लैक एंड वाइट ही मुझे दिखा रहा है।
सो मैंने अब एक्सप्रेशंस ऑफ कर दिए, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरी फ़ोटो कलर आए, वीडियो कलर में आए, लेकिन दिखाए मुझे ब्लैक एंड वाइट, सो दैट कि मैं कंट्रास्ट चेक कर सकूँ। तो ये देखो ब्लैक एंड वाइट प्रीव्यू चल रहा है, मतलब सिर्फ इस एलसीडी पे ब्लैक एंड वाइट दिखा रहा है, लेकिन अंदर वीडियो मेरी नॉर्मल कलर में रिकॉर्ड हो रही है। जैसे मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखो ये फ़ोटो आई है। अब जैसे मैं प्ले करके चेक करता हूँ, ये देखो इस तरीके से। तो अगर जैसे मान लो ब्लैक एंड वाइट खींचना है तो ब्लैक एंड वाइट का फ़िल्टर लगा लो, ब्लैक ही खींचेगा, ब्लैक एंड वाइट ही दिखाएगा। लेकिन अगर मुझे कलर फ़ोटो खींचनी है लेकिन शो एलसीडी पे ब्लैक एंड वाइट करता रहे, ऐसा क्यों करेगा कोई? कई बार कंट्रास्ट चेक करने के लिए देखना पड़ता है, तो वो यूज़ कर सकते हो। नहीं चाहिए तो हम इसे ऑफ़ रख सकते हैं। मतलब कुछ चीज़ें हैं जैसे जिनको रेगुलर ऑन रखने में फ़ायदा है, जैसे रेगुलर ऑन रखने में फ़ायदा है, जैसे साइलेंट मोड रेगुलर ऑन रख सकते हो, ये लॉक ऑप्शन होल्ड ऑप्शन के आइकन ऑन रख सकते हो, प्लस क्विक एएफ ऑन रख सकते हो, आई सेंसर ऑन रख सकते हो, पीआईपी टाइम शॉर्ट रख सकते हो, सॉरी पिन पॉइंट एएफ टाइम शॉर्ट रख सकते हो, लैम्प असिस्ट लैम्प जो रेड कलर की लाइट जलती है इंफ्रारेड, वो ऑन रख सकते हो। डायरेक्ट फोकस एरिया ये रहने दो, क्योंकि ज़्यादातर हम टच से काम करना पसंद करते हैं, इन बटनों से हम फोकस एरिया को मूवमेंट को नहीं करना चाहेंगे। रिलीज़ प्रायोरिटी इसे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, सेंसिटिविटी +1 +2 करके रख सकते हो। और ये रहने दो एम एफ ऑटो फोकस के फीचर और मैनुअल फोकस के जो इंटरफेस है, जो आइकन्स हैं या ऑप्शंस हैं, वो सब एक साथ मिक्स करके दिखाएं तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। ऑटो फोकस के ऑप्शन अलग आने चाहिए, मैनुअल फोकस के ऑप्शन अलग आने चाहिए। मैनुअल फोकस करते वक्त कौन से ऑप्शन दिखाएं, फोकस एरिया और फोकस या सिर्फ फोकस? तो हम सिर्फ फोकस एरिया करते हैं, क्योंकि मैनुअल फोकस जब एक बार कर दिया और टच करके मैंने किसी एक पर्टिकुलर एरिया में पीआईपी को सेट कर दिया, तो जाहिर सी बात है मैं फिर पीकिंग चेक करूँगा, तो मैं दोबारा एरिया एडजस्ट नहीं करूँगा, ये सिर्फ एरिया एडजस्ट करने को देगा। ये फोकस एक बार देख लेते हैं। जैसे मान लो MFS इसके अंदर मैं सिर्फ एरिया सेट करता हूँ तो क्या रिज़ल्ट आता है। अब जैसे मैंने फोकस करा, ठीक है, सो मैं फोकस कर रहा हूँ तो देखो मुझे पीकिंग नहीं मिल रही, सिर्फ एरिया मतलब जगह बदलने को दे रहा है कि कहाँ रखना रख लो और फिर अपना फोकस चेक कर लो। लेकिन ऐसे फोकस, मैनुअल फोकस ऐसे करने पे नहीं होगा। मेरे को फोकस के ऑप्शन यानी पीकिंग देखना है, तो ये वाला ऑप्शन ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे मैं करूँगा तो मेरे पास पीकिंग आएगी, ये नीला नीला जो हाईलाइट होता है ये पीकिंग, तो ये चाहिए होता है। तो इन सब में सबसे बढ़िया ऑप्शन है फोकस, यही रखो। MFS डिस्प्ले PIP रहना चाहिए। मैनुअल MF गाइड फोकस करते वक्त ऑप्शन हाईलाइट करके बताता रहे मुझे कि बढ़िया फोकस के लिए क्या क्या ऑप्शन है, या हेल्पफुल हिंट्स जो आते हैं वो। MF गाइड ऑन होना चाहिए, पीकिंग ऑन होना चाहिए, हिस्टोग्राम ऑन होना चाहिए, गाइडलाइन ऑन होना चाहिए, सेंटर मार्कर ऑन होना चाहिए, हाईलाइट नहीं चाहिए। ये छोटी सी कैमरे की छोटी सी LCD स्क्रीन पे फोकस करते वक्त बॉर्डर पे अगर काली लाइनें आती है मोटी मोटी, तो वो कई बार फोकस जज करने में दिक्कत कर सकती है, तो इसलिए हम इसे अवॉइड करते हैं। बट हो सकता है किसी के काम आ रही हो। प्रोडक्ट फोटोग्राफी है, बैकग्राउंड बिल्कुल वाइट या लाइट कलर का, उससे अलग करने के लिए, दिखाने के लिए बेटर हो सकता है। तो ज़रूरत के ऊपर है, नहीं चाहिए हाईलाइट तो ऑफ़ कर दो। हाईलाइट एक बार ऑन करके देखते हैं कि दिखता कैसा है हाईलाइट। अब मतलब पीकिंग जैसा ही होता है कि किनारों पे, बॉर्डर पे एज हाईलाइट कर देगा। ये आ रहा ब्लू कलर का मेरा, सो इसको रहने दो, हाईलाइट ऑप्शन ऑफ कर देते हैं। ज़ेब्रा पैटर्न काम का है क्योंकि ये ओवर एक्सपोजर के बारे में बताता है। मोनोक्रोम लाइव व्यू स्वाद अनुसार है कि अगर ब्लैक एंड वाइट देखना है लेकिन कलर फ़ोटो खींचनी है, ब्लैक एंड वाइट क्यों देखना है, कंट्रास्ट चेक करने के लिए, तो इस तरीके से ऑन कर सकते हो, नहीं तो ऑफ़ कर दो। ये सबसे ज़रूरी है, मतलब कैमरा रीसेट करोगे तो सबसे पहला काम कांस्टेंट प्रीव्यू ऑन होना चाहिए।
कांस्टेंट प्रीव्यू ऑन नहीं होगा तो जो चीज़ सामने चल रही है वो दिखाएगा, लेकिन वैसे खींचेगा नहीं। मतलब खींचेगा क्या, जो शटर अपर्चर ISO वाइट बैलेंस मीटरिंग की वैल्यू लगा रखी है उसके अकॉर्डिंग खींचेगा, लेकिन वैसा प्रीव्यू नहीं कराएगा। लेकिन अगर मैं इसको, ये सारे मिररलेस कैमरों में होती है और ये बहुत ज़रूरी सेटिंग होती है। कांस्टेंट प्रीव्यू अगर हम ऑन रखेंगे तो जो सामने चल रहा होगा वो ही दिखाएगा। अगर मान लो मेरी शटर अपर्चर ISO की सेटिंग गलत है तो मेरे को फिर वो क्या कहते हैं, गलत ऑप्शन प्रीव्यू कराएगा। अब जैसे मान लो ये मैंने ISO घटा दिया और जानबूझ के मैंने अंडर एक्सपोज़र कर दिया, देखो मीटर कह रहा है -3, तो जानबूझ के मैं डार्क फ़ोटो खींचने वाली सेटिंग लगा रहा हूँ और इसको मैंने कर दिया ओके। सो अब क्या होगा कि मेरा कांस्टेंट प्रीव्यू ऑन है, कांस्टेंट प्रीव्यू ऑन है तो इस वजह से मुझे वो डार्क दिख रहा है। लेकिन अगर मैं कांस्टेंट प्रीव्यू ऑफ़ कर दूंगा तो ये दिखाएगा तो साफ साफ, लेकिन फ़ोटो खींचेगा ब्लैक एंड वाइट, मतलब डार्क, क्योंकि मैंने जानबूझ के ISO कम कर रखा है, डार्क कर रखा है, तो फ़ोटो आएगी डार्क। ये देखो, तो हिसाब से होना क्या चाहिए कि जो दिख रहा है वैसे ही फ़ोटो खींचे। अब जैसे यहाँ पे देखो कि ये फ़ोटो डार्क आई है, लेकिन अगर कांस्टेंट प्रीव्यू मेरा ऑन होता तो ये वही दिखाता जो खींच रहा होता। अब ये देखो ब्लैक ही दिखाएगा। तो अब मुझे क्या है कि जब ब्लैक दिख रहा होगा, डार्क दिख रहा होगा, तो मैं जाहिर सी बात है शटर अपर्चर ISO को एडजस्ट करूँगा और ये देखो मेरी मीटरिंग बदल गई, ठीक है। तो अब उस हिसाब से डार्क नहीं आएगा, ये देखो। तो कांस्टेंट प्रीव्यू बहुत ज़रूरी होता है, ऑन रखना है। एक्सपोज़र मीटर ऑन, बिल्कुल। एक्सपोज़र मीटर एक्चुअली ये बीच वाला मीटर है, ये वाला। अगर मैं एक्सपोज़र मीटर ऑफ़ कर दूंगा, मतलब ये अंडर एक्सपोज़र हो रहा है या ओवर, मामूली सा अंडर जा रहा है 1/3 माइनस में, जनरली हमें शटर अपर्चर ISO इस तरीके से सेट करना है कि ये ज़ीरो के आसपास बना रहे। और अगर मैं ये मीटर ही ऑफ़ कर दूंगा तो वो दिखाएगा नहीं। मतलब अभी देखो डिस्प्ले में गया और आ रहा है नीचे एक्सपोज़र मीटर, ये आ रहा नीचे -3 दिखा रहा है। ऑफ़ क्यों नहीं हुआ? मैनुअल मोड में हूँ शायद इसलिए। एक्सपोज़र मीटर ये ऑफ़ नहीं कर रहा है, मतलब या तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है। ऑन ही रहने दो। हम LVF डिस्प्ले स्टाइल कि ऐसे जो व्यू फाइंडर में व्यू बनता है उसको छोटा करके दिखाए और नीचे ऑप्शन दिखाए या ऊपर नीचे टॉप बॉटम में दिखाए। ये व्यू फाइंडर के अंदर के ऑप्शन है कि यहाँ का डिज़ाइन देखने का पैटर्न कैसा हो। तो जनरली हम जगह वेस्ट नहीं करते हैं कि ऐसा ब्लैक। LVF डिस्प्ले इसे रखो, मॉनिटर डिस्प्ले सेम। मतलब एक्चुअली कहने का मतलब ये है कि ये ऊपर वाला जो ऑप्शन है ये जगह वेस्ट करता है। मतलब मेन जो प्रीव्यू है उसकी विंडो छोटी कर देता है और उसके नीचे शटर अपर्चर, ये डॉट 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 आ रहे हैं, इसका मतलब ये शटर अपर्चर ISO या बाकी इन्फॉर्मेशन नीचे आएगी, ब्लैक बॉर्डर के साथ आएगा और विंडो छोटी हो जाएगी। तो हम ऐसा क्यों करेंगे? हम चाहेंगे फुल स्क्रीन प्रीव्यू हो और उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन आती रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन है। रेक एरिया फ़ोटो के हिसाब से दिखाएं। फ़ोटो में कई बार हम पूरा सेंसर भर के भी रिकॉर्ड कर सकते हैं तो फुल फ्रेम आएगा, लेकिन वीडियो में काली पट्टी के साथ आएगा। तो रेक एरिया कैसा दिखाए, 1 मिनट देखते हैं इसको। एक्चुअली ये नहीं है कि सारे ऑप्शन छेड़ने हैं, कुछ ऑप्शन इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी जानकारी होनी चाहिए, जैसे कांस्टेंट प्रीव्यू या सेंटर मार्कर। तो उस तरीके से चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। इसमें
फोर रेक एरिया, रेक एरिया वीडियो में ही हूँ। अच्छा चलो, फ़ोटोग्राफी में अगर आता हूँ तो अब सिलेक्ट करने दे रहा है। ओके, फ़ोटो मोड में फ़ोटो के हिसाब से आना चाहिए और वीडियो मोड में वीडियो के हिसाब से। अब जैसे फ़ोटोग्राफी के मैनुअल पे हूँ तो ये चीज़ हाईलाइट हो रही है, सिलेक्ट करने दे रहा है। अब जैसे ही वीडियो मोड पे आऊँगा देखते हैं क्या होता है इसके साथ। हाँ, रेक एरिया देखो वीडियो के मुताबिक आ रहा है। मतलब जब फ़ोटो, मैंने ये ऑप्शन वैसे जानबूझ के फ़ोटोग्राफी वाला आइकन ले रखा था। जब फ़ोटो मोड में था तो मुझे सिलेक्ट करने दे रहा था कि इसमें से फ़ोटो वाला मोड रखना है वीडियो, लेकिन वीडियो मोड में सिलेक्ट करने नहीं दे रहा। ये केवल वीडियो मोड में ही है। ये रहा, ये उधर मैं उसको हाईलाइट नहीं कर पा रहा, मतलब इस पर क्लिक करने पर आ ही नहीं रहा। तो वीडियो मोड में वीडियो में ही चलेगा। अच्छा, वीडियो प्रायोरिटी क्या है कि अब मैं वीडियो मोड पे हूँ और मैं वीडियो खींचना चाह रहा हूँ, लेकिन ये जो डिस्प्ले के शॉर्टकट में इंफॉर्मेशन आ रही है कुछ गड़बड़ है। इन्फो डिस्प्ले ऑन, अब आया। अच्छा, तो ये जो मॉनिटर इन्फो डिस्प्ले है, ये एक्चुअली HDMI से रिलेटेड नहीं है। ये इस वाले पेज के लिए अगर आप ऑफ़ करोगे, ये भी ज़रूरी सेटिंग है, ऑन रखनी है इसको, मॉनिटर इन्फो डिस्प्ले। तो एक्चुअली ये डिस्प्ले के अंदर जो ये हमारा शॉर्टकट पेज आता है, अभी जो वो सारे नंबर आ रहे थे बॉक्स वो गायब हो गया है, वो ऑप्शन नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही मॉनिटर डिस्प्ले ऑन करूँगा और अब इसको चेक करता हूँ, ये देखो अब ये पेज आ रहा है, ये वाला ये चीज़। ये जो मॉनिटर डिस्प्ले ऑफ़ है ये उसका सेटिंग है। अगर मैं इसको ऑफ़ कर दूंगा तो ये वाला पेज गायब हो जाएगा, अब नहीं आएगा। ये देखो डिस्प्ले का बटन बार बार दबा रहा हूँ, पेज नहीं आ रहा। लेकिन ऑन करूँगा तो ये वाली तो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल स्क्रीन है, ये तो चाहिए, इसको ऑफ़ नहीं कर सकते। अब जैसे ये वाला पेज हमने ऑन करके ले आए और वीडियो प्रायोरिटी, मैं वीडियो मोड पे हूँ, लेकिन मेरे जो ऑप्शन आ रहे हैं सारे, अब जैसे वीडियो के प्रोग्राम मोड में हूँ तो ये वीडियो का अपर्चर प्रायोरिटी मोड हो गया, वीडियो का शटर प्रायोरिटी मोड हो गया, वीडियो का मैनुअल हो गया। अब ये सारी चीज़ें हाईलाइट हो गई। फोकस मैंने कंटिन्यूस कर दिया तो AFC आ गया। फोकस का एरिया मैंने आई ट्रैकिंग कर दिया, आई ट्रैकिंग के हिसाब से कर दिया। ये वीडियो के फॉर्मेट्स हैं जो मुझे अलग अलग रिकॉर्डिंग फुल HD 4K जो भी सिलेक्ट करना है उस हिसाब से। लेकिन ये ऑप्शन वीडियो के हिसाब से नहीं है। ये वाला जो पेज है, इंटरफेस है, ये फ़ोटोग्राफी के हिसाब से। जैसे ये मुझे अपर्चर दिखा रहा है, शटर दिखा रहा है, ISO दिखा रहा है, ये हमारा मीटर हो गया, ये फ्लैश के ऑप्शन हो गए, ये फोकस का ऑप्शन हो गया, फोकस का एरिया हो गया, फाइल फॉर्मेट हो गई रिकॉर्डिंग में, वाईफाई से अगर जैसे मोबाइल फ़ोन जोड़ना है, पैनासोनिक इमेज ऐप उसके ऑप्शन है। ये फंक्शन बटन यहाँ पे शॉर्टकट्स हैं, जैसे बॉडी पे जो अलग अलग बटन है शॉर्टकट है, उस पर क्या क्या कमांड लगी है। अगर कोई कमांड आपको बदलनी है, जैसे मान लो फंक्शन 11 स्नैप मूवी, ये मुझे पसंद नहीं है, इसकी जगह कोई दूसरा ऑप्शन लगाना है तो इस लिस्ट में से मैं दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता हूँ तो वो बदल जाएगा। या जैसे फंक्शन 11 को मैंने 4K लाइव डाल दिया तो देखो 4K लाइव का आइकन आने लगा, तो मैं यहाँ से ऑप्शन बदल सकता हूँ। ये स्टैंडर्ड, ये कलर प्रोफाइल है, पिक्चर प्रोफाइल जिसे कहते हैं, अलग अलग कलर टोन, सिनेलाइक DV, ये वीडियो के लिए होते हैं। स्टैंडर्ड विविड, स्टैंडर्ड ही रखो। और इन केस अगर आपको मॉडिफाई करना है तो कंट्रास्ट, सैचुरेशन, नॉइस रिडक्शन, कलर, ह्यू ये चेंज कर सकते हैं। ये अपना वाइट बैलेंस हो गया, ऑटोमेटिक चल रहा है। कैल्विन पे जाना है तो हम यहाँ पे कैल्विन के जाके एडजस्ट करके, कैल्विन में वाइट बैलेंस एडजस्ट कर सकते हैं ज़रूरत के मुताबिक। जैसे ज़्यादा ब्लूइश या वार्म टोन में जाना है तो उस हिसाब से ले सकते हो। अगर कैल्विन में नहीं सेट करना तो अपना मैनुअल यूज़ कर सकते हो, ऑटोमेटिक यूज़ कर सकते हो। ये मीटरिंग है, जब तक फ्रेम में ज़्यादा ब्लैक ज़्यादा वाइट ना हो तब तक यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये रिमेनिंग टाइम बता रहा है कितना है। लेकिन अगर मैं वीडियो प्रायोरिटी मोड पे आ जाऊँगा
तो देखो अब मेरा पेज बदल जाएगा ये वीडियो के हिसाब से। वीडियो का FPS, अपर्चर, शटर, ISO, कलर प्रोफाइल, वाइट बैलेंस, मतलब सिर्फ उतने ही ऑप्शन दिखाएगा जो वीडियो के लिए चाहिए। लेकिन वीडियो प्रायोरिटी मोड के अंदर जाने पे एक सबसे बढ़िया चीज़ निकल के आती है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि ये माइक का मीटर है, जो माइक का ऑप्शन हम अंदर से जाके घटा बढ़ा रहे थे, अब देखो वो बाहर टच स्क्रीन पे आ गया है। तो मैं माइक का ऑप्शन यहाँ पे दबा के सीधा अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऑडियो का जो माइक, एक्स्ट्रा माइक जोड़ूंगा या कैमरे का माइक जो चल रहा है उसकी लेवल को घटा बढ़ा सकता हूँ ज़रूरत मुताबिक। टच पे आ गया। तो जब वीडियो का काम करना है तो ये वाला पेज ज़्यादा यूज़फुल है, और फ़ोटो का काम करना है तो यहाँ से वीडियो प्रायोरिटी मोड ऑफ़ कर दो तो आपका पेज जो है वो फ़ोटोग्राफी के हिसाब से आने लगेगा। उसके बाद ऑटो रिव्यू, क्योंकि मैं अभी वीडियो मोड पे हूँ तो इसलिए मेरे को ऑटो रिव्यू वाला ऑप्शन सिलेक्ट करने नहीं दे रहा। जनरली ये फ़ोटो मोड के लिए होता है। फ़ोटो मोड पे आऊँगा तो ऑटो रिव्यू, मतलब जैसे एक फ़ोटो क्लिक करी तो एटलीस्ट 2 सेकंड के लिए वो फ्रेम पे रोके, उसको स्क्रीन पे रोके उस फ़ोटो को दिखाने के लिए कि हमने क्या खींचा। तो ये ऑप्शन इम्पॉर्टेंट है कि हर क्लिक के बाद 2 सेकंड के लिए फ़ोटो को दिखाए हमने क्या खींचा। या उस फ़ोटो की प्रोसेसिंग वाले कमांड चाहिए, जैसे मुझे उसकी कलर करेक्शन करनी है या उसका ग्रीटिंग कार्ड बनाना है उस फ़ोटो का, तो वो वाले ऑप्शन हाईलाइट करें। तो आपकी मर्ज़ी है कि आपको सिर्फ फ़ोटो को 2 सेकंड के लिए प्रीव्यू करनी है या उसी दौरान उसको एडिटिंग भी शुरू करनी है, तो एडिटिंग वाले ऑप्शन हाईलाइट कर देगा। रखना है रखो, वरना हटा सकते हैं। फंक्शन बटन, ये शॉर्टकट्स आ गए। वीडियो रिकॉर्डिंग मोड पे क्या होगा, प्ले मोड पे शॉर्टकट क्या होंगे, ये हम सब बदल सकते हैं। फंक्शन बटन सेट, जैसे ये चीज़ अभी मैं शॉर्टकट पेज से भी खोल रहा था ना, यहाँ पे फंक्शन होने वाला यही चीज़ खोल रही थी, तो ये मीनू में भी दिया हुआ अंदर फंक्शन बटन सेट। जूम लीवर, जूम स्मूथली एक ही बार में चले, जैसे हम जूम खींचते घटाते बढ़ाते हैं, या रुक रुक के चले स्टेप बाय स्टेप, स्टेपर मोटर की तरह। अब जैसे देखते हैं इसमें क्या आता है। इसको ऑफ़ कर देता हूँ, डिस्प्ले स्मूथ ही चल रहा है। इसको नॉर्मल जूम ही रखना चाहिए, स्टेपिंग पे नहीं डालना चाहिए। स्टेपिंग पे शेक कर सकता है, जूम करते वक्त रुक रुक के आ सकता है, तो इससे बचो, नॉर्मल रखो। प्लस जूम रिंग के लिए भी वही है कि स्टेप स्टेप जूम रिंग एक बार में जूम करे। ये तो फोकस है, ये देखो मैं रिंग से कर रहा हूँ, जबकि बटन से नहीं कर रहा, मैं रिंग से कर रहा हूँ। ये रिंग मूव कर रही है। मैं जूम इन जूम आउट यहाँ फंक्शन 1 फंक्शन 2 से भी कर सकता हूँ, जूम रिंग से भी कर सकता हूँ। यहाँ पे ये सर्वो बटन है मोटराइज, इससे कर सकता हूँ। तो ये जनरली स्मूथ ही चलने चाहिए, रुक रुक के नहीं चलने चाहिए, तो उसके ऑप्शन है। जूम भी मेरा नॉर्मल रहे, जूम रिंग भी नॉर्मल रहे। स्लो जूम बटन, फंक्शन बटन, प्रेस एंड होल्ड, ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। ये जो यहाँ पे बॉडी पे साइड पे फंक्शन 1 फंक्शन 2 दे रखा है जूम कंट्रोल करने के लिए, इनको जनरली क्या होता है कि ऐसे दबा के होल्ड करके रखना पड़ता है। अगर मैं दबा के रखूँगा तो वो चलेगा, ऐसे कैमरे को पकड़ के रखना पड़ता है। जितनी देर दबा के रखूँगा तब तक ही जूम चलेगा, जूम इन जूम आउट। जैसे ही हाथ हटा लूँगा, उंगली हटा लूँगा, वो जूम करना छोड़ देगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ बस टच की तरह, एक बार टच कर दूँ वो ऑटोमेटिकली जूम करता रहे, एक बार टच कर दूँ टैली हो जाए ऑटोमेटिकली पूरा, एक बार टच कर दूँ पूरा वाइड हो जाए। वो करना है तो यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप वाला ऑप्शन चाहिए। वैसे हम कैमरा रीसेट करेंगे तो होल्ड पे आता है। होल्ड का मतलब है कि आपको इस बटन को दबा के रखना है, जब तक दबा के रखोगे तब तक टैली वाइड काम करेगा, जैसे ही छोड़ दोगे टैली वाइड रुक जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाके इसको होल्ड का ऑप्शन स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन दे देता हूँ, तो सिर्फ एक क्लिक करने पे, जैसे मान लो मैंने 2 नंबर बटन को दबा के छोड़ दिया, जैसे मान लो ये है, मैंने ये छोड़ा, देखो ये अपने आप चल रहा है, ये उंगली फ्री कर दी मैंने, देखो जूम अपने आप चल रहा है। मुझे अब पकड़ के बटन को दबा के रखने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आ रहा है ये। तो ये ज़्यादा यूज़फुल है, बजाय इसके प्रेस होल्ड रखने के। मैं इसको स्टार्ट स्टॉप रख दूंगा तो एक बटन दबाते ही वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही शुरू हो जाएगा। स्लो जूम स्पीड, अभी जैसे ये जो जूम हो रहा था ऑटोमेटिक,
कि बटन दबा दूँ अपने आप शुरू हो जाए, उसकी स्पीड कैसी हो, स्लो हो, मीडियम हो या हाई हो। तो लो ही रखो, क्योंकि जूम स्लो जूम ही ज़्यादा सुंदर लगता है। हाई जूम तो एकदम जैसे क्रिकेट मैच में बॉल मारी या फुटबॉल को फॉलो कर रहे हैं उस तरीके से तेज़ तेज़ जूम करना वीडियो में कई बार अच्छा नहीं लगता। टेस्ट के हिसाब से स्लो ही बेटर रहता है, तो स्लो रखो। सॉफ्ट जूम अगर देखो हाई मोड पे सॉफ्ट जूम का ऑप्शन है कि धीरे स्टार्ट करे और फिर पूरा हो जाए, तो उस तरीके से इतना इसमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली रखो इसको। मतलब अगर मेरा स्लो जूम के अलावा कोई और ऑप्शन है, हाई करूँगा तो झटके से जूम शुरू होगा तुरंत एकदम, लेकिन उसकी इनिशियल स्टेज सॉफ्ट हो कि धीरे धीरे स्टार्ट हो, बीच में तेज़ी से भागे क्योंकि हमने ऊपर हाई की सेटिंग लगा रखी है, और रुकते वक्त फिर धीरे हो जाए। जैसे ईज़ इन ईज़ आउट जैसे इफ़ेक्ट नहीं होते वीडियो एडिटिंग में कि धीरे शुरू करे फिर तेज़ हो जाए फिर धीरे हो जाए, तो वो ऑप्शन है स्टार्ट स्टॉप पे। स्टार्ट स्टॉप सॉफ्ट जूम स्टार्ट के वक्त सॉफ्ट हो, एंड स्टॉप के वक्त सॉफ्ट हो, और बीच में हाई की स्पीड से चले, वो है। और अगर मैं स्लो जूम रखता हूँ तो देखो ये ऑप्शन हाईलाइट ही नहीं होगा, सॉफ्ट जूम हट जाएगा। लेंस पोजीशन रिज्यूम, हाँ जैसे बहुत से लोग प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफी करते हैं, टेबल पे सारी चीज़ें सेट कर रखी हैं, ट्राइपॉड पे कैमरा है, वो चाहते हैं कि जहाँ पे मैंने कल जूम छोड़ा था कैमरा ऑन होते ही वहाँ से करें। अब जैसे मान लो इतना जूम करके मैंने छोड़ा हुआ है, या मान लो कि अभी यहाँ पे कितना जूम है जैसे मान लो ये जूम है, मैं चाहता हूँ कि कल अगर कैमरा ऑन करूँ यहीं से शुरू हो, सेम इसी पोजीशन से इतना ही जूम मिल के रहे मुझे। या एक बार पहले ऑफ़ करके दिखा देता हूँ मैं आपको। मैंने जानबूझ के इतना जूम कर लिया, जैसे मान लो ये जो बॉटल है सामने इतना जूम है, या ये मेरा नॉर्मल है 24 पे आ गया, देखो 24 पे टेलीवाइड जो है वो मेरा 24 पे हो गया, ये जूम है। मैं ये जूम नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ इतना जूम कल भी कैमरा ऑन करूँ यहीं से इतना ही खुले, तो मैंने इसको कर दिया ऑन, लेंस पोजीशन रिज्यूम। अब मैं कैमरा ऑफ़ कर दूँगा तो कल ये जब कैमरा ऑन होगा 24 पे नहीं होगा, मतलब जो सबसे नीचे वाला जूम है उस पर नहीं होगा, जो जूम मैंने छोड़ा था वहाँ पे होगा। ये देखो लिखा हुआ आ गया लेंस पोजीशन रिज्यूम। और अगर मैं इसको ऑफ़ कर दूँ कि नहीं रोज़ 24 से ही शुरू करना है, तो देखो कैमरा जैसे ही ऑफ़ होगा और खुलेगा तो 24 पे आ रखा होगा, 24 का है, ये देखो 24 पे अटका हुआ है ना। इस तरीके से ये ज़रूरत के मुताबिक है, किसी को कैमरा रोज़ उतने ही जूम से हर बार वहीं से शुरू करना है, सारी ट्राइपॉड पे नाप जोख की सेटिंग लगा रखी है। प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफी में ऐसा होता है कि बार बार जूम चेक ना करना पड़े। कल जैसी फ़ोटो खींच रहा था, कोई प्रोडक्ट है उसका साइज़ उतना ही आना चाहिए फ़ोटोग्राफ में, फ़ोटोग्राफ में उतना ही आना चाहिए, तो उस हिसाब से लेंस पोजीशन रिज्यूम ऑप्शन रख सकता हूँ, तो कैमरा हमेशा वहीं से चालू होगा। और लेंस रिट्रैक्शन ऑफ, लेंस रिट्रैक्शन ऑन, हाँ इसमें क्या होता है कि कैमरा बैटरी बचाने के लिए, जैसे मान लो आप कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे, कोई फ़ोटो नहीं खींच रहे और 2-4 मिनट कैमरे को खाली छोड़ दो, कैमरा अपने आप ना बैटरी बचाने के लिए लेंस को अंदर कर लेता है। तो अब बैटरी बचाने के लिए लेंस को अंदर करता है, हर 2-4-5 मिनट के अंदर अगर लेंस ऑटोमेटिकली अंदर हो जाएगा और मेरे को फ़ोटो खींचनी होगी, वीडियो बनानी होगी, जैसे ही ऑन करूँगा फिर बाहर आएगा, तो ये अंदर बाहर करने में बैटरी तो कंज्यूम होगी ही होगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि कैमरा जैसे मैंने एक बार ऑन कर दिया तो ये ऑन ही रहे, मतलब लेंस वापसी अंदर ना आए। जब मैं ऑफ़ करूँ, कैमरा बंद करूँ काम ख़त्म करने के बाद, केवल उस वक्त अंदर वापसी आए, बीच में बार बार अंदर बाहर ना हो बैटरी बचाने के लिए। तो लेंस रिट्रैक्शन मैं यहाँ से ऑफ़ कर दूँगा। ये चीज़ होती है, लोग जब इस कैमरे को गिम्बल पे लगाते हैं तो 1-2 मिनट बाद कैमरा अंदर, लेंस अंदर आ जाता है, लेंस अंदर आ जाता है तो गिम्बल का बैलेंस बिगड़ जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि अगर मैं इसको लेंस रिट्रैक्शन को ऑफ़ कर दूंगा तो लेंस अपनी उसी पोजीशन पे रहेगा जिस पोजीशन पे छोड़ा है। तो इस तरीके से अगर हमने ऐसे लेंस की गर्दन को खोल के गिम्बल पे एडजस्ट कर रखा है, वेट को बैलेंस कर रखा है, तो वो वहीं अटका रहेगा, बिगड़ेगा नहीं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फ़ीचर है। इसको लेंस रिट्रैक्शन को ऑफ़ ही रखो कि बस एक बार अंदर होगा जब मैं कैमरा बंद करूँगा, ये बंद हो गया। जब ऑन करूँगा
तो खुला रहेगा। और बीच में जैसे 2-4 मिनट अगर कैमरा इस्तेमाल नहीं हो रहा तो ऑटोमेटिक अंदर बाहर नहीं होगा। और ये पोजीशन भी कई बार हम काम करते करते टेबल के किनारों पे छोड़ देते हैं। अगर मान लो मैंने ऐसे छोड़ दिया और 2 मिनट बाद कैमरे ने अपने आप लेंस अंदर करा और पता लगे कि सक के नीचे गिर गया, टेबल से गिर गया, तो ऐसे केस को अवॉइड करने के लिए भी हम इसको ऑफ रख सकते हैं। क्यू मीनू एक्चुअली ये जो फंक्शन 5 पे हमारा क्यू मीनू है, इसके बारे में, इसकी कस्टमाइजेशन के बारे में कि क्या क्या ऑप्शन रखने हैं, इसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिखनी चाहिए, क्या नहीं दिखनी चाहिए, उसके ऊपर है। जैसे क्यू मीनू कस्टम कर दूंगा, सो जो मैंने सेट कर रखा वो आएगा। देखें क्यू मीनू पे क्या आ रहा है, ये आ गया। अब पेज बदल गया, देखो पेज का डिज़ाइन बदल गया। जो रखना है वो रखो, जो नहीं रखना वो हटा दो। ये आ रहा है ना कोने पे क्यू मीनू कस्टमाइज़ करने के लिए, ये दिखा रहा है कौन कौन सी सिलेक्ट करना है, कौन सा नहीं करना है। जो ऑप्शन आपको नहीं चाहिए वो हटा दो, जो रखना है वो रख लो। तो कंपनी ने फैक्ट्री से भी डिफ़ॉल्ट सेट करके दिया है, तो प्रीसेट ही रखो, जो पीछे से आ रहा है वही चलेगा। तो अब क्यू मीनू करूँगा, देखो वही चल रहा है जो फैक्ट्री से आया है। वरना इस पेज के अंदर कुछ बटन अगर घटाने बढ़ाने हैं वो मैं कर सकता हूँ। डायल सेट, ये भी कस्टमाइजेशन है इसकी कि लेफ़्ट घुमाएं तो घटे या राइट घुमाएं तो घटे। इस पे ISO हो, इस वाले डायल पे कुछ और हो, तो उस हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। जैसे अपर्चर और शटर, या शटर और अपर्चर बदलना है, मतलब इस पे शटर हो, इस वाले पे अपर्चर हो, या फिर इस पे अपर्चर हो, इस पे शटर हो, तो ये आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। रोटेशन मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, उस हिसाब से। एक्सपोजर कंपनसेशन कौन से डायल पे डालना है। एक्सपोजर कंपनसेशन के लिए मेरे ख्याल से ये रहा बटन, फंक्शन 4 अलग से दे रखा है, लेकिन अगर आप एक्सपोजर कंपनसेशन को भी इन डायल पे डालना चाहते हो तो कर सकते हो। डायल ऑपरेशन स्विच सेटअप, हाँ ये वाइट बैलेंस के लिए चल रहा है फ़िलहाल अभी, और ये ISO के लिए। यहाँ पे एक बटन है जिसके तहत मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। मतलब ये डिस्प्ले पे हाईलाइट हो जाता है कब कौन सा चाहिए। एक तो मैं इसको शटर और अपर्चर के लिए भी यूज़ कर रहा हूँ, और शॉर्टकट बटन के साथ अगर यूज़ करूँगा तो मैं वाइट बैलेंस और उसके लिए भी यूज़ कर सकता हूँ, ISO के लिए। ये थोड़ा एडवांस हो गया। वीडियो बटन ऑन, इस बटन को गलती से कई बार दब जाता है। लोग चाहते हैं कि इससे वीडियो रिकॉर्डिंग ना हो, इसी से वीडियो बने, इसी से फ़ोटो बने। मतलब फ़ोटो मोड पे हूँ, यहाँ क्लिक करूँगा तो फ़ोटो खींच जाएगी। वीडियो मोड पे हूँ तो ये बटन क्लिक करूँगा, वीडियो बन जाएगी। लेकिन बहुत से लोग इस कैमरे को दो काम करने के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे चालू वीडियो रिकॉर्डिंग में फ़ोटो खींचना, तो फिर दोनों काम के लिए अलग अलग बटन चाहिए। जैसे मान लो एक बटन से मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, चालू वीडियो रिकॉर्डिंग में मैं फ़ोटो खींचना चाहता हूँ तो इस बटन से लगातार फ़ोटो खींच सकता हूँ। तो अगर दोनों काम एक साथ करने हैं तो जाहिर सी बात है आपको 2 अलग अलग बटन चाहिए होंगे, वीडियो का अलग, फ़ोटो का अलग। लेकिन आप अगर इस चीज़ को नहीं करना चाहते हैं कि एक ही बटन से वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हो और उसी बटन से फ़ोटो भी हो, तो फिर मैं यहाँ से वीडियो बटन को ऑफ़ कर दूँगा। अब इस बटन से कोई कमांड नहीं चलेगी, रिकॉर्डिंग नहीं होगी, जो भी करेगा ये करेगा। तो इस तरीके से आई सेंसर, अब जैसे कई बार काम करते वक्त नहीं, ऐसे थोड़ा सी इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है। देखो हाथ मेरा कितना दूर है, उतने में ही स्क्रीन ऑन ऑफ हो रही है। मैं चाहता हूँ इतनी हाई सेंसिटिविटी ना हो, तो मैं यहाँ से इसको लो कर दूँगा। अब अगर मेरा हाथ इतनी दूर से चल रहा होगा तो भी वो नहीं करेगा, देखो। तो इस तरीके से है कि ये स्क्रीन की ये जो सेंसर है, सेंसर की सेंसिटिविटी कम करना, कि बिल्कुल पास में हो तभी उसको ऑन ऑफ करे, दूर से ना करे। हाई कर दूंगा तो दूर से भी होने लगेगा, हवा में हाथ फिर चलाऊंगा तो भी वो सेंसर पकड़ लेगा। लो कर दूंगा तो नहीं पकड़ेगा, फिर तो पास में जाके हाथ लगाना पड़ेगा तभी होगा। तो ये फीचर बढ़िया है। टच सेटिंग, टच स्क्रीन पे टच करके हम फोकस ऑप्शन सेट कर सकते हैं। अगर मैंने मोबाइल फ़ोन टैबलेट से जोड़ रखा है तो फ़ोन और टैबलेट की स्क्रीन से मैं फोकस का एरिया मूव कर सकता हूँ। टच AF ऑन है, एग्जैक्ट टच पैड AF, कि जहाँ पे टच कर रहा हूँ उसी जगह पे इसको फोकस रखना है। तो इस तरह का ऑप्शन है। इसके अंदर इम्पोर्टेंट क्या है, सारे ऑन होंगे और लास्ट वाला एग्जैक्ट होगा। टच स्क्रॉल,
पेज पे जैसे अगर हम स्वाइप करते हैं तो सेंसिटिविटी कैसी रहनी चाहिए, हल्का सा हाथ घुमाते ही ऑप्शन चेंज हो जाए मीनू का, या थोड़ा सा ज़्यादा घुमाने पे तो लो ही रखना चाहिए, क्योंकि हाई रखूँगा तो गलती से हल्का सा भी कुछ टच होगा तो ऑप्शन चेंज हो सकता है चालू रिकॉर्डिंग में। तो हाई से ना छेड़ के हम लो रखेंगे, सो दैट कि अगर गलती से हाथ लग भी जाए तो ऑप्शन इतनी जल्दी जल्दी चेंज ना हो। मीनू गाइड ऑन, मतलब हिंट आते रहते हैं, ये शॉर्टकट्स वगैरह बताता रहता है, उसके अकॉर्डिंग है। ऑन रख सकते हो मीनू गाइड ऑन, ये जो ऊपर हेल्प इन्फॉर्मेशन चल रही है कुछ और इस तरीके से। सो ऑनलाइन मैनुअल चाहिए, टाइम सेट करना है, डेट टाइम। जैसे अब ये पहले हमारे पास सेटिंग के 2 पेज थे, एक होगा सी चाबी, मतलब रेंच, इंग्लिश में रेंच बोलेंगे, हिंदी में चाबी, तो सी चाबी। दूसरा ऑप्शन है चाबी, चाबी में ऑनलाइन मैनुअल, डेट, वर्ल्ड टाइम, ये भी सेट कर सकते हो। जैसे आप कहीं जा रहे हो घूमने थाईलैंड वगैरह, तो वहाँ का टाइम, जब वहाँ पहुँच जाओगे फ़ोन से जीपीएस ले लेता है ये। जैसे कैमरे को मोबाइल फ़ोन से जोड़ोगे तो जीपीएस इसको पता लग जाता है कि आप इंडिया में हो या इंडिया से बाहर हो, तो उस हिसाब से ये टाइम बदल देगा। इंडिया में टाइम अलग है, थाईलैंड में टाइम अलग है, तो जो फ़ोटो वीडियो खींच रही है उसका टाइम ऑटोमेटिकली एडजस्ट होने लगेगा। थाईलैंड में जो फ़ोटो खींच रहे होंगे उसमें वहाँ की डेट टाइम आएगी, इंडिया में जब हो तो इंडिया वाले समय के हिसाब से दिखाएगा, मतलब कैमरे के टाइम से नहीं दिखाएगा। ट्रैवल डेट, डेट सेटअप लोकेशन, मतलब फ़ोटो वीडियो की डेट टाइम ओके चलती रहे। कई बार एक ही समय में दुनिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग समय होता है, मतलब अगर इंडिया में 12 बज रहे हैं तो अमेरिका में भी उस वक्त रात के 12 हो सकते हैं। तो अब कोई बंदा इंडिया के टाइम के हिसाब से फ़ोटो खींचना चाहता है या अमेरिका के टाइम के हिसाब से, तो वो सारी चीज़ें हम वर्ल्ड टाइम और इस ट्रैवल डेट इससे सेट कर सकते हैं। वाईफाई ये एक इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे वाईफाई फंक्शंस दिए हुए हैं कि मोबाइल फ़ोन से जोड़ने के लिए क्या करना होता है, वाईफाई सेटअप में जाना होता है। जैसे मान लो यहाँ नीचे वाईफाई में आया, वाईफाई सेटअप में गया, और वाईफाई फंक्शन में गया, न्यू कनेक्शन बोला, न्यू कनेक्शन में रिमोट शूटिंग एंड व्यू बोला। इसके बाद मोबाइल फ़ोन में जहाँ पे हम वाईफाई सेट नहीं करते, जैसे घर का, होम का, घर का, ऑफिस का वाईफाई का नाम आता है, तो उस जगह पे कैमरे का नाम, मॉडल नंबर और सीरियल नंबर आएगा। तो वहाँ से पहले मुझे, मतलब मोबाइल फ़ोन में जहाँ से हम वाईफाई सिलेक्ट करके पासवर्ड डालते हैं, वहाँ पे जाके कैमरे को पेयर करना पड़ेगा। जब कैमरे से पेयर कर लूँगा उसके बाद पैनासोनिक का इमेज आप ओपन करूँगा तो तुरंत कैमरा कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप वाईफाई वाले मोबाइल, एंड्रॉयड या एप्पल के वाईफाई वाले पेज पे जाके कैमरे को पहले पेयर नहीं करोगे और आप मोबाइल फ़ोन की एप्लीकेशन से, पैनासोनिक इमेज ऐप से पेयर करने की कोशिश करोगे तो वो थोड़ा टाइम लेता है। बेटर ये है कि पहले फ़ोन की सेटिंग खोल के वाईफाई में जाके वाईफाई को इस वाले कैमरे को पेयर करा दूँ, फिर रिमोट कंट्रोल वाला सॉफ्टवेयर खोलूँ, इमेज ऐप, और फिर कंट्रोल करूँ, तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। और बीप कितनी तेज़ चाहिए, कम चाहिए, बीप का टोन क्या होना चाहिए। हेडफोन अगर है, जैसे मान लो कैमरे में लाइव रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान मैं सुनना चाहता हूँ आवाज़ की क्वालिटी कैसी रिकॉर्ड हो रही है, तो हेडफोन का साउंड मैं अपने ज़रूरत के मुताबिक घटा बढ़ा सकता हूँ। लाइव व्यू, ये जो स्क्रीन है इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, रिफ्रेश रेट की। लो लाइट कंडीशन में काम कर रहे होते हैं जब अंधेरे में, तो अगर कम रोशनी में काम कर रहे हैं तो LCD व्यू फाइंडर अगर फ्लिकर कर रही है तो आप इसको 60 FPS कर लो, और 60 FPS करने पे LCD की रिफ़्रेश रेट बढ़ जाएगी, मतलब व्यू फाइंडर की रिफ़्रेश रेट बढ़ जाएगी। लो लाइट कंडीशन में आँखों में दर्द नहीं करता 60 FPS, लेकिन बैटरी ज़्यादा पिएगा। और अगर आप लो लाइट कंडीशन में काम नहीं कर रहे हो, व्यू फाइंडर आराम से देख पा रहे हो, उजाला है, तो आप 30 FPS पे आ जाओ। मॉनिटर डिस्प्ले, इस वाली स्क्रीन की कलर करेक्शन करनी है तो उसके लिए ये ना छेड़े तो बढ़िया है, क्योंकि फैक्ट्री से ऑलरेडी ये कैलिब्रेटेड होता है, तो इसको ना छेड़े। मॉनिटर लुमिनेंस थोड़ा बैटरी बचा सकता है, अभी ऑटोमेटिक चल रहा है तो आप यहाँ से कम कर सकते हो ब्राइटनेस। तो अगर मान लो मैं बाय डिफ़ॉल्ट 2 पे रखूँगा तो ये हमेशा 2 की ब्राइटनेस पे चलेगा, लेकिन अगर ऑटो छोड़ूंगा, जैसे किसी अंधेरे कमरे से उजाले कमरे में आ गए, तो ये घटता बढ़ता रहेगा स्क्रीन ना, ऐसे ब्राइटनेस जैसे फ़ोन पे होता है, ऑटोमेटिक ब्राइटनेस घटेगी बढ़ेगी, तो वो बैटरी पीता है।
ऑटोमेटिक ब्राइटनेस घटाने बढ़ाने से। तो हम इसे फिक्स ब्राइटनेस कर देते हैं 2 या 3, एक पे तो ज़्यादा हो जाएगी फुल ब्राइटनेस। ये देखो अब ये 2, अब 3। तो जैसी बैटरी की बचत चाहिए उस हिसाब से ब्राइटनेस कम रखो। इकोनॉमी, हर 5 मिनट में कैमरा स्लिप मोड में चला जाए, LCD व्यू फाइंडर हर 5 मिनट में बंद हो जाए, और 5 मिनट बाद लेंस भी अंदर चला जाता है। तो बहुत से लोगों को वो चीज़ पसंद नहीं होती कि लेंस बार बार अंदर बाहर क्यों जा रहा है बैटरी बचाने के लिए। तो मैं वो लेंस रिट्रैक्शन जो एक ऑप्शन इससे पहले मैंने बताया था यहाँ पे, लेंस रिट्रैक्शन, ये ऑफ़ कर दूँगा। ऑफ़ कर दूँगा तो वो कैमरा एक जगह पर अटका रहेगा, बार बार लेंस अंदर बाहर नहीं करेगा बैटरी बचाने के लिए। ऑन कर दूँगा तो अंदर बाहर करेगा, तो इसको ऑफ़ ही रखो। सो अगला ऑप्शन क्या है, इकोनॉमी, USB मोड, डाटा ट्रांसफ़र मोड चाहिए या प्रिंटिंग मोड चाहिए, पिक्चर ब्रिज मोड चाहिए या कंप्यूटर पे डाटा ट्रांसफ़र मोड चाहिए। तो ये चीज़ है सिलेक्ट ऑन कनेक्शन ही रखना चाहिए। सिलेक्ट ऑन कनेक्शन मतलब जब USB केबल लगाऊं तो सेम यही वाला मेनू आ जाएगा और आपसे पूछेगा कि डाटा ट्रांसफ़र करना है तो PC कर लो, प्रिंटर से जोड़ना है तो पिक्चर ब्रिज कर लो। TV कनेक्शन, HDMI प्ले मोड, आउटपुट में क्या जाना चाहिए, ऑटो 4K ही जाना चाहिए हमेशा, या फुल HD 1080p या फुल HD 1080i, मतलब मैं फ़िक्स कर सकता हूँ आउटपुट में क्या जाना चाहिए। कई बार चाइनीज़ TV होता है तो वो नहीं उठाता, तो हम ऑटो रखते हैं, मतलब हम ये टेंशन में नहीं पड़ना चाहते कि अगर इसकी HDMI को मैंने TV पे लगाया, TV कौन सी कंपनी का है, कौन सी HDMI एक्सेप्ट कर सकता है, 4K लेगा, फुल HD लेगा, P मोड में लेगा, I मोड में लेगा। इतना अगर मेरे को दिमाग नहीं लगाना तो मैं सिंपली ऑटो कर दूंगा। लेकिन जब मेरे को चॉइस होती है कि नहीं TV पे बहुत ही बेहतर क्वालिटी जानी चाहिए तो मैंने 4K कर दिया। इंटरनेट के लिए कोई स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आउटपुट चाहिए, जैसे ब्लैकमैजिक के कार्ड पे जोड़ना है या किसी कैप्चर कार्ड पे जोड़ना है तो जनरली P रखना चाहिए। पुराने ज़माने का पिक्चर ट्यूब वाला TV है तो I रखना चाहिए। तो अलग अलग सेटिंग्स हैं, तो जनरली ऑटो कर दो, वो अपने आप ही डिसाइड कर लेगा कि TV को क्या भेजना है बेस्ट क्वालिटी के लिए। और अगर आपकी कोई पर्टिकुलर ख़ास चॉइस है, जैसे मान लो स्ट्रीमिंग के लिए एक पर्टिकुलर मोड चाहिए होता है ये, या ज़्यादा क्वालिटी चाहिए तो 4K, तो उस हिसाब से देख सकते हो। क्योंकि मैंने अभी TV लगा नहीं रखा तो वियरा मोड ऑन नहीं हो रहा। वियरा मोड एक्चुअली पैनासोनिक के TVs का एक फ़ीचर है जहाँ पे TV के रिमोट कंट्रोल से ही मैं कैमरे को कंट्रोल कर सकता हूँ। मान लो मैंने कोई 500 फ़ोटो खींची और उसकी स्लाइड शो चला रहा हूँ TV पे, HDMI केबल के थ्रू TV जोड़ रखा है, तो TV के रिमोट से मेमोरी कार्ड पे कैमरे के जो फ़ोटो हैं वो नेक्स्ट, प्रीवियस, प्ले, पॉज, ये सारे कमांड चला सकता हूँ। तो वो वियरा लिंक करके एक फ़ीचर होता है पैनासोनिक TVs में, मतलब TV के रिमोट से HDMI केबल के थ्रू कैमरे को स्टार्ट, स्टॉप, प्ले, फॉरवर्ड, रिवर्स, नेक्स्ट फ़ोटो, प्रीवियस फ़ोटो, ये सारी कमांड TV के रिमोट से चल जाएगी, कैमरा छूने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वियरा लिंक उसके लिए होता है। मीनू रिज्यूम ऑन ही रखो कि जहाँ छोड़ा था वहीं से खुले, तो ये सही है। मीनू का बैकग्राउंड क्या रखना है उसके ऊपर है, मीनू के बैकग्राउंड का कलर बदल सकते हो, ये आपकी चॉइस के ऊपर है, ब्राइटनेस के ऊपर। मीनू इन्फॉर्मेशन ऑन, लैंग्वेज हो गई चाइनीज़, जापानीज़, ताइवानीज़, जो भी आपको चाहिए। डिस्प्ले वर्जन, ये एक इम्पॉर्टेंट फ़ीचर है कि कैमरे का फ्रीमवेयर हमें साल में देखते रहना चाहिए कि इस साल कोई नया फ्रीमवेयर तो नहीं आया। अगर आप नया सॉफ्टवेयर वर्जन लोड करते हो, इस वक्त इसमें मैंने कोई सॉफ्टवेयर नहीं डाल रखा, ये केवल वर्जन 1 है, मतलब जैसा कंपनी से आया है, आज तक एक बार भी इसका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ। क्योंकि कंपनी से जब कैमरा निकलता है हमेशा वर्जन 1 होता है, उसके बाद कंपनी जब उसके नए नए वर्जन देती है, जैसे 1, 1.1, 1.2, तो यहाँ पे फिर अपडेट करेंगे तो वर्जन नंबर बदल जाएगा। जनरली हमें चेक करते रहना चाहिए नया वर्जन आया नहीं आया। एक्सपोजर कंपनसेशन रीसेट, एक्सपोजर कंपनसेशन रीसेट मतलब मान लो मैंने शटर अपर्चर ISO, किसी एक पर्टिकुलर शटर अपर्चर ISO पे काम कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कल एक्सपोजर का जो कॉन्फ़िगरेशन है जो छोड़ी थी वहीं से खुले, रीसेट ना हो। मतलब वो अगर मान लो मैंने अपर्चर 3.5 छोड़ा था और कैमरा बंद कर दूँ, कल भी 3.5 से ही खुलना चाहिए, 2.8 से नहीं खुलना चाहिए। तो अगर एक्सपोजर कंपनसेशन रीसेट ऑन होगा तो रोज़ वो वापसी जो सबकी बेसिक वैल्यू है, जैसे अपर्चर की 2.8, शटर की जो भी नॉर्मल वैल्यू है वो
तो वो रीसेट कर देगा, मतलब मेरी शटर अपर्चर ISO की सेटिंग को रीसेट कर देगा हर बार कैमरा ऑन ऑफ करने पे। आपकी मर्ज़ी है कि आप चाहो तो ऑफ़ ही रखो इसको। ऑफ़ रखने का फ़ायदा ये होगा कि कैमरे को कल जो सेटिंगें कर रखी थी वो याद रहेंगी, तो इसका मतलब मुझे कैमरे को बार बार चेक नहीं करना पड़ेगा। अगर एक ही आदमी हैंडल करता है तो वो कॉन्फिडेंटली उस कैमरे को उठा के काम कर सकता है। हाँ, सेटिंग चेंज नहीं होगी। रीसेट, यहाँ से कैमरा रीसेट होता है। रीसेट होता है मतलब कैमरे की सारी सेटिंग नॉर्मल हो जाएगी जैसा फैक्ट्री से निकला था, डब्बे में था। लेकिन रीसेट करने का मतलब ये नहीं है कि मेमोरी कार्ड से डाटा उड़ा देगा। मेमोरी कार्ड से डाटा फॉर्मेट करने के लिए कमांड अलग है और कैमरे की सेटिंग को रीसेट करने के लिए कमांड अलग है। सिर्फ वाईफाई की सेटिंग रीसेट करनी है तो भी कर सकते हो, पूरा कैमरा रीसेट नहीं होगा। सिर्फ जो वाईफाई से हम पेयरिंग करते हैं ना मोबाइल फ़ोन से कैमरा कंट्रोल करने के लिए, वो सेटिंग रीसेट हो जाएगी। और अगर गलती से किसी ने रीसेट मार दिया, अंडू करने के लिए भी ऑप्शन है, नो रीसेट। सिस्टम फ्रीक्वेंसी इंडिया में चलाना है तो पाल, क्योंकि इंडिया में जो बिजली चलती है वो 50 हर्ट्ज़ है। जहाँ जिन देशों में 60 की स्पीड पे बिजली चलती है वहाँ 60 NTSC डाल सकते हो। सिनेमा का 24 डाल सकते हो। दुनिया में अगर 220 देश हैं, 220 में से सिर्फ 13 देश ऐसे हैं जो NTSC पे काम करते हैं। जो हमारा पड़ोसी बर्मा है, बर्मा NTSC पे 60 की बिजली यूज़ करता है, तो उसके यहाँ TV, फ्रिज, AC, कैमरा सब में 60 वाले पार्ट्स हैं। जहाँ 60 की बिजली होती है 30 FPS को वीडियो को नॉर्मल माना जाता है। जहाँ 50 की बिजली होती है 25 FPS वीडियो को नॉर्मल माना जाता है। और हॉल पे जो हम फिल्म देखते हैं वो 24 FPS पे होती है। तो इसमें तीनों ऑप्शन है, जैसी वीडियो चाहिए वैसा रिकॉर्ड कर सकते हो। हॉल वाली 24 FPS भी कर सकते हो, इंडिया वाली पाल भी कर सकते हो। और इंडिया के पाल होने का फ़ायदा ये है क्योंकि दुनिया के 200 से ज़्यादा देश पाल सेटिंग पे चलते हैं, तो इसका मतलब इंडिया में जो वीडियो रिकॉर्ड करी है वो ज़्यादातर कंट्रीज़ पे चलेगी। तो ये है, सिर्फ 13 देशों के लिए मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे बर्मा, USA। लेवल गेज ये मत छेड़ो। ये एक्चुअली ये जो बीच में लाइन आती है ना लेवल पानी के बुलबुला जैसे ट्राइपॉड में होता है कि कैमरा सीधा पकड़ा है या टेढ़ा पकड़ा है, उसके अकॉर्डिंग बताता रहता है ये चीज़। तो ये फैक्ट्री से सेटिंग करी हुई है। एक्टिवेट इस ये फैक्ट्री से सेट करा हुआ है, इसको ना छेड़े तो बढ़िया है। एक्टिवेट वाला ऑप्शन ये जो है, इस कैमरे में वीलॉग डाल सकते हैं अगर आप चाहो। वीलॉग एक वीडियो का फीचर होता है जिसको डालने से कैमरे में या कुछ कैमरों में डलाया आता है, तो उससे उस फीचर को यूज़ करने से क्या होता है कि वीडियो में 40% कलर और एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं। तो फ़िलहाल इस कैमरे में फैसिलिटी है लेकिन चालू नहीं है। आपको 7-7.5 हज़ार का वीलॉग ख़रीद के इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो ये उसके लिए ऑप्शन है एक्टिवेट करने के लिए। काउंटर पे लगा है किसी शोरूम में तो डेमो मोड पे भी चला सकते हैं। ये वो ऑप्शन है फॉर्मेट, जहाँ मेमोरी कार्ड फॉर्मेट हो जाएगा। इसको बड़े ध्यान से यूज़ करना चाहिए। जब तक आप मेमोरी कार्ड का डाटा बैकअप ना ले लो तब तक कार्ड फॉर्मेट नहीं करना चाहिए। यहाँ से करोगे तो कार्ड उड़ जाएगा। और ये वाला ऑप्शन रीसेट लोगे केवल तो सिर्फ कैमरे की सेटिंग रीसेट होगी। अगला ऑप्शन है प्ले में स्लाइड शो, जो फ़ोटो खींची है उसका स्लाइड शो। प्लेबैक मोड, नॉर्मल प्ले, फ़ोटो वीडियो सब प्ले करें, सिर्फ फ़ोटो प्ले करें, सिर्फ वीडियो प्ले करें, उसके हिसाब से। लोकेशन लॉगिंग, मतलब अगर मोबाइल फ़ोन जुड़ा हुआ है कैमरे से वाईफाई के थ्रू, तो मोबाइल फ़ोन की जो GPS लोकेशन है वो फ़ोटो वीडियो में ऐड करना शुरू कर दें, तो उसके ऑप्शन है हाँ या ना। रॉ प्रोसेसिंग, रॉ फ़ोटो खींची है तो उसकी कलर करेक्शन कैमरे में ही कर सकते हो, फ़ोटोशॉप और लाइटरूम की ज़रूरत नहीं है। 4K फ़ोटो बल्क सेविंग, जैसे 1 सेकंड में 60 FPS, 1 सेकंड में 30 FPS का बर्स्ट मोड जो है फ़ोटोग्राफी में, 30 फ़ोटो 1 सेकंड में खींचना। उसमें से अगर आप चाहो कि सारी की सारी फ़ोटो सेव कर दें तो ये उसके लिए ऑप्शन है। ये भी अलग से जब मैं यहाँ के ऑप्शन बताऊँगा, एक वीडियो और बनाऊँगा जिसमें हम इस वाले ऑप्शन के बारे में बताऊँगा, तब मैं इसको डिस्कस करूँगा कि बल्क सेविंग क्या होती है। लाइट कंपोजिशन हो गया मल्टीपल एक्सपोजर, मतलब एक ही फ्रेम के अंदर एक ही बंदे की 3-3 फ़ोटो लगी हुई हैं। मतलब ये नहीं कि फ़ोटोशॉप में सिलेक्ट करके काट के जोड़ी हैं, कैमरे के क्लिक करते के दौरान ही हम कर सकते हैं। जैसे पुराने ज़माने में नहीं होता था मल्टीपल एक्सपोजर, ट्रिक फ़ोटोग्राफी, जैसे एक ही फ्रेम में 3 बंदे हैं तो सेम बंदे की 3 अलग अलग पोजीशन में खड़ा करके एक ही फ़ोटो में कंपोज कर दिया, तो वो लाइट कंपोजिशन वो होती है। जो भी आपने कलर करेक्शन करी है फ़ोटो के साथ रॉ प्रोसेसिंग में या बल्क सेविंग में, उसको अंडू करने के लिए क्लियर रीटच है। जैसे मान लो कलर करेक्शन करी रॉ प्रोसेसिंग में, फ़ोटो नहीं है अभी फ़िलहाल इसमें,
तो नहीं करेगा। रॉ प्रोसेसिंग में जैसे इसको बोला हमने सेट, ये जेपेग है तो इसलिए नहीं कर रहा। मतलब रॉ प्रोसेसिंग में एक्चुअली सैचुरेशन, कलर, नॉइस, उसके टूल्स आने शुरू हो जाते हैं। यही काम हम सेम रॉ फोटो को मेमोरी कार्ड से निकाल के फ़ोटोशॉप या लाइट रूम में करते हैं, वो चीज़ मैं यहाँ से कर सकता हूँ। उसको अंडू करने के लिए क्लियर रिटच है। अगर इसका ग्रीटिंग कार्ड बनाना किसी फोटोग्राफ का तो टाइटल जोड़ सकते हो, टेक्स्ट स्टैम्प, वीडियो डिवाइड, किसी वीडियो का स्प्लिट करना है, काट के 2 टुकड़े करना है। जैसे मान लो 1 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड है, उसके आधे घंटे के 2 पार्ट चाहिए, तो मैं प्ले करके कहीं पे जहाँ से काटनी है वो मार्कर लगा के उसे स्प्लिट मार सकता हूँ। टाइम लैप्स वीडियो ये भी यहाँ ही का है। जब टाइम लैप्स ऑप्शन बताऊँगा तब मैं इधर आऊँगा टाइम लैप्स वीडियो के बारे में। स्टॉप मोशन टाइम लैप्स, ये टाइम लैप्स ऑटोमेटिक चलता है। मतलब जो भी टाइम सेट करोगे हर 5 मिनट, हर 2 मिनट में फ़ोटो खींचता रहेगा। ये स्टॉप मोशन हो गई। एनिमेशन जैसे क्ले एनिमेशन होती है कि फ़ोटो खींचनी है तब जब मैं बताऊंगा, तो उसके ये दोनों जुड़े हुए हैं, बस फ़र्क ये है, सेम चीज़ है, बस ये ऑटोमेटिक है, ये मैनुअल है। ये चीज़ करेंगे जब टाइम लैप्स के बारे में बताऊंगा, इस वाले डायल के बारे में बताऊंगा, स्पेशल फंक्शन के बारे में। किसी बड़े साइज़ की, लार्ज रेजोल्यूशन की फ़ोटोग्राफ को क्रॉप करके छोटा करना है, रीसाइज़, मतलब उसकी फाइल साइज़ क्वालिटी घटानी है, क्रॉप करना है, रोटेट करना है 90 डिग्री, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो उस तरीके से रोटेशन, जैसे मतलब जनरल एक फ़ोटो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर में फ़ीचर होते हैं, वो देखो कैमरे में। रोटेट डिस्प्ले, इस डिस्प्ले को भी हम रोटेट कर सकते हैं। जैसे अगर कैमरा यूँ करूँ तो ऑप्शन बदल जाए, यूँ करूँ तो ऑप्शन बदल जाए। रोटेट डिस्प्ले ऑन रखो। किसी फ़ोटो बहुत सुंदर आई है, मैंने उसे फेवरेट करके लॉक कर दिया, फेवरेट कर दिया और प्रोटेक्ट कर दिया, तो अब डिलीट कमांड डालने पे डिलीट भी नहीं होगी, वो मेमोरी कार्ड पे परमानेंट हो गई वो। जब तक उसमें से प्रोटेक्ट नहीं हटाता तो मैं उसे डिलीट नहीं कर सकता। तो इस तरह के फ़ीचर्स हैं। प्रिंट करना है, प्रिंट कमांड दे सकता हूँ यहाँ से। जैसे कई बार वाईफाई प्रिंटर होते हैं या यूएसबी प्रिंटर, यूएसबी केबल से प्रिंटर जोड़ दिया तो यहीं से प्रिंट कमांड भेज सकता हूँ। अपने फेवरेट फ़ोटो, 500 फ़ोटो हैं, 100 फ़ोटो छांट के फेवरेट कर ली, अलग कर ली, उन 100 को प्रोटेक्ट कर दिया, नहीं मिटेगा। फेस रिक एडिट, ये फेस रिकग्निशन के बारे में है। फेस रिकग्निशन के फ़ीचर वगैरह सेट कर सकते हैं, यहाँ से नहीं है, प्रोफाइल करके आता है, आगे कहीं पे मैं चेक करता हूँ। और डिलीट कंफर्मेशन, कि डिलीट करते वक्त मैसेज आए या सिंपल आंख बंद करके डिलीट ना मारे। जैसे कई बार होता है मल्टीपल सिलेक्ट कर लिया हमने, 4-5 फ़ोटो एक साथ सिलेक्ट कर ली, गलती से डिलीट बटन दबा दिया, हो भी गया डिलीट, तो इसलिए हर डिलीट पे मैसेज पूछे, हाँ जी करनी है, हाँ जी करनी है, 10 बार याद दिलाएं, गलती से डिलीट ना हो जाए, तो येस फर्स्ट। या जैसे कई बार हमारे को जल्दी जल्दी हाथ चलता है तो पहला ऑप्शन जो आता है उसको ओके बोल दिया और पता लगे पहले पे ही येस की कमांड थी, उसने डिलीट भी मार दिया। तो सेफ्टी के लिए मैंने कहा कि पहला बटन मेरा नो होना चाहिए। तो गलती से क्या होगा कि अगर मान लो मुझे गलती से जल्दी बटन दबा रहा हूँ तो नो दबेगा, डिलीट के लिए येस नहीं दबेगा। अगर डिलीट करना है तो फिर बाजू में आके, मतलब नेक्स्ट ऑप्शन में जाके फिर येस बोलूँगा तो सेफ्टी बनी रहेगी। इस तरह के फ़ीचर्स हैं। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं इस वाले स्पेशल फ़ोटोग्राफी के जो कमांड है, जैसे 30 FPS बर्स्ट मोड, फ़ोटो खींच के फोकस बदलना बाद में, और टाइम लैप्स, ये सारी चीज़ें करेंगे। प्लस 2 छोटी छोटी वीडियो और बनाने की सोच रहा हूँ। जैसे इस कैमरे की वीडियोग्राफी के लिए बेस्ट सेटिंग्स कौन कौन सी हैं, या फ़ोटोग्राफी के लिए बेस्ट सेटिंग्स कौन कौन सी हैं, तो ये सारी चीज़ें नेक्स्ट इस वीडियो में, अगली वीडियो में करूँगा।